अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम डिस्कशन विद सॉल्यूशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुदस्सिर हुसैन। नाज़रीन, प्रोग्राम में क्योंकि ईद के दिन हैं और ईद के हवाले से अगर बात करें तो तारिकीन वतन क्योंकि किसी मुल्क में मौजूद हों वो पाकिस्तान के साथ अपनी वाबस्तगी को जाहिर करते हैं और मौजूदा सियासी सूरत हाल देखें, मौजूदा मुल्क के हालात देखें तो इस वक्त जो पाकिस्तान से बाहर हमारे तारिकीन वतन दो हैं, हमारे भाई बहन जो भी हैं, वो बड़े फिक्रमंद होते हैं पाकिस्तान की सूरत हाल के बारे में। तो आज हम कोशिश करते हैं कि ऐसी शख्सियत हमारे साथ बतौर मेहमान मौजूद हैं। न सिर्फ वो पाकिस्तानी निजात हैं बल्कि वो अमेरिका में भी बड़ा अहम किरदार अदा रखते हैं। रिपब्लिकन पार्टी के रहनुमा हैं और ख़ास तौर पे डोनाल्ड ट्रंप जो सदर थे अमेरिकन, उसके एडवाइज़र भी रहे हैं और इस वक्त इलेक्शन कैंपेन है जो ट्रंप साहब की, उसको भी अब उसको कवर कर रहे हैं, सारा मामला को देखते हैं। साजिद तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी इन योर शो। बहुत बहुत शुक्रिया सर। साथ साथ सबसे पहले क्योंकि आप ईद के दिन, ईद मुबारक आपको और तमाम जो अमेरिका में रहने वाले मुसलमान बहन भाई सबको हमारी तरफ से ईद मुबारक हो। ईद के दिनों के हवाले से थोड़ी सी आपसे गपशप करना चाहेंगे क्योंकि एक तो मैंने जैसे इंट्रो में कहा कि हमारे पाकिस्तानी जो भी यहाँ पे मौजूद हैं या वहां पर मौजूद हैं वो बड़े फिक्रमंद होते हैं पाकिस्तान के हवाले से। तो क्या सोच होती है जब वो को दूर होते हैं? आप भी जाहिर बात है पाकिस्तानी निजात है, पाकिस्तान में पले बड़े हैं, आप अमेरिका में हैं, मौजूद हैं, आप अहम ओहदे पे भी फायज हैं और अहम किरदार अदा कर रहे हैं पाकिस्तान की सियासत के बारे में। क्या सोच रखते हैं पाकिस्तान के बारे में इन हालात में जो आजकल पाकिस्तान में है? देखें, सबसे पहले तो मेरी तरफ से दिली ईद मुबारक सब देखने वालों को। और बिलखसूस मैं ये कहूंगा कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं जिसमें इकानमी एक सबसे बड़ा मसला है। हमारी अभी जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है कि 1 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानी जो है गुर्बत की शरह से नीचे हो जाएंगे। तो मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट होगी सारे पाकिस्तानियों से और ओवरसीज पाकिस्तानियों और जो भी देख रहे हैं कि बिलखसूस जो इस वक्त लोग मोहताज हैं कोविड के बाद, जिनके कारोबार खराब हुए, लोगों के अपने आसपास देखिएगा ताकि आप दूसरों की खुशियों में भी शरीक हो। मैं ये हम्बल रिक्वेस्ट। और यहाँ एक और चीज भी ऐड करना चाहूंगा कि हम ये समझते हैं कि शायद किसी को कुछ पैसा देना या खाने को कुछ देना ही खुशियों में शराकत होती है। मेरी नजर में किसी को गले लगाना, किसी से प्यार करना, इज्जत से मिलना और बिलखसूस पहल करना, किसी को प्यार करने में, सलाम करने में, ये भी एक देन होती है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसमें प्लीज इजाफा करें और कोशिश करें कि दूसरों को देखें उनके हालात क्या है। अब उसमें मैं ओवरसीज के हवाले से बात करना चाहूंगा। बिलखसूस हमारा ओवरसीज पाकिस्तानी, जब हम पाकिस्तान से निकलते हैं तो हम जिस लेंस से देखते हैं पाकिस्तान को, वो एक एनालिटिक होता है, एक मुवाजना होता है, कंपैरिजन होता है। क्योंकि हम अगर यूके में और वॉशिंगटन डीसी में, मैं इस वक्त वॉशिंगटन डीसी से बोल रहा हूं, तो यहां से आपको भारत नजर आता है, यहां से बांग्लादेश नजर आता है, यहां से अफगानिस्तान नजर आता है। तो उस खित्ते में जब देखा जाता है तो फिर ज्यादा तकलीफ होती है कि पाकिस्तान दूसरे ममालिक से पीछे रहता नजर आता है। बंश ने आजादी भी इकट्ठे ली, हमने भारत को देखा जाता है, हमने आजादी इकट्ठे ली, हमारा डीएनए एक है, कल्चर एक है, जबानें एक हैं। हम वहां की मूवीज को देखते हैं लेकिन उनको तरक्की करते हुए हम मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं। ये एक बड़ी ज्यादती है। तो इसी वजह से हम पाकिस्तानी ज्यादा कंसर्न नजर आते हैं, दुखी नजर आते हैं, जख्मी नजर आते हैं। पाकिस्तान का मसला इकानमी नहीं है, पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा मसला दहशतगर्दी है, करप्शन है। और ये सारी चीजें जब देखते हैं कंपेयर किया जाता है जब, तो उसमें पाकिस्तान पीछे नजर आता है। तो यही एक ओवरसीज पाकिस्तानी जो है, हमारा ये अलमिया दुख हमारा यही है। और उसमें आपने देखा होगा कि पिछले जितनी भी नई गवर्नमेंट आई हैं, हमेशा वो कहेंगे ओवरसीज पाकिस्तानी आएंगे, वो पैसा लेकर आएंगे तो पाकिस्तान के अंदर दूध की नहरें चलेंगी। मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट ये है, कोई भी पाकिस्तानी नहीं, सिर्फ कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट जब देखते हैं, जो भी बंदा इन्वेस्टमेंट करने के लिए पाकिस्तान जाएगा या किसी मुल्क में जाएगा, सबसे पहले वहां के लॉ एंड ऑर्डर के हालात को देखा जाएगा। तो उसमें अगर देखा जाए, बार बार इस दफा भी हमारे आर्मी चीफ साहब भी बल्कि अभी जो रिसेंट अमेरिका में आए और उन्होंने एम्बेसी में बड़ी अच्छी तकरीर की, तो उन्होंने बार बार यही रिक्वेस्ट की कि आप पाकिस्तान आए, इन्वेस्टमेंट लेकर आए। लेकिन क्या पाकिस्तान के हालात इन्वेस्टमेंट के लिए मौजू हैं? क्या, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं, अगर मैं ही आज पाकिस्तान आ जाऊं, मेरे साथ कोई ज्यादती हो जाए, तो पाकिस्तान की
तार साहब, आपको मौजू लग रहे हैं हालात, पाकिस्तान के हालात मौजू नहीं, हैं मुझे काफी? मौजूद नहीं। मैं वही बात कर रहा था कि अगर आज मैं पाकिस्तान आता हूं, मेरे साथ कुछ वहां पे होता है, तो पाकिस्तान की अदालतें मुझे इंसाफ दे पाएंगी? मेरे लेकिन वो ख्याल में ये पॉसिबल मौजू नहीं क्यों है। नहीं लग रहे? तो इसके पीछे आप क्या वजूहत पाकिस्तान है के, तार साहब? मौजू क्यों नहीं लग रहे? इसके पीछे आपके ख्याल में क्या वजूहत हैं? आपको मौजू नहीं लग रहे, आपको बैठे हुए हैं तो दूसरों को भी नहीं लग रहे, उसके पीछे वजूहत क्या है? वजूहत मैं उसी की तरफ आ रहा था कि सबसे पहले पाकिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर के हालात, पाकिस्तान की अदालतों के हालात, पाकिस्तान के अंदर करप्शन के हालात, पाकिस्तान में जो अफसरान हैं, क्या वो मुझे सबसे ज्यादा डर लगेगा तो अदालतों से डर लगेगा, मुझे पाकिस्तान की पुलिस से डर लगेगा, मुझे जो और मुझे ये नहीं डर लग रहा, बल्कि मुझसे पहले भी कई लोग, मैं ये जो बात कर रहा हूं, कई गए हैं लोग, लेकिन वो खोटे पैसे की तरह वापस आए हैं। मैं यहाँ पे कई डॉक्टरों को जानता हूं जो कि पीटीआई के बहुत बड़े फैन थे, और वो यहां से सारा कुछ छोड़ के भागते गए। अल शफा हॉस्पिटल के डॉक्टरों की इस्लामाबाद में आप देख लें, जो फाउंडर थे, जो गए थे, वो बिल्कुल उसी तरह वापस आए हैं, सारा कुछ लुटा के वापस आए हैं। तो दर हकीकत पहले कोशिश की जाए, हमेशा कहते थे कि ओवरसीज पाकिस्तानी आएंगे तो दूध की नहरें चलेंगी। मेरे ख्याल में पहले हालात पैदा करें, आप अदालतों को मजबूत करें, अपनी सोसाइटी को पहले स्ट्रांग करें, दहशतगर्दी को कंट्रोल करें। जहां पे दहशतगर्दी हो रही होगी तो वहां पे इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? ये क्वेश्चन है सही सही। अच्छा, मेरा। लेकिन ये पाकिस्तान देखिए, हमारी मादरे मिल्लत है, मैं हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान मादरे मिल्लत है, लेकिन अफसोस के साथ हमने इसके साथ कभी भी मां जैसा सलूक नहीं किया। अच्छा तार साहब, अभी आपने देखा होगा डोनाल्ड लू की कमेटी में शिरकत और बयान दिया, और इससे पहले थोड़ा पीछे चले जाएं तो इमरान खान साहब ने साइफर का मामला हाईलाइट किया, फिर डोनाल्ड लू ने आपकी कमेटी में शिरकत की, उन्होंने उसकी तरदीद कर दी। आप क्योंकि ग्राउंड पे मौजूद हैं, तो क्या ये इससे मुमकिन होता है कि अमेरिका मुदाखलत करता होता है इन मामला में, चाहे ट्रंप हो चाहे बाइडन हो? देखिए, मेरी इसमें गुजारिश ये होगी कि अगर डोनाल्ड लू ने मुदाखलत करनी थी तो उसने आपको लिखकर बताना था। आपको उस डोनाल्ड लू की मीटिंग के पीछे आपने देखा होगा, असद मजीद साहब ने बताया था, पीछे अफसरान बैठ के नोट्स ले रहे थे। तो अगर मुदाखलत करनी थी तो उन्होंने ऐलान करके करनी थी, नंबर वन। दूसरा, आपने 55 जलसे किए साइफर के ऊपर, और फिर आपने करोड़ों डॉलर लगा के यहां लॉबी फर्में हायर कर ली। आज उसी मुल्क के सेनेटरों और कांग्रेसमैनों की आप मिन्नतें कर रहे हैं कि हमें जेल से हमारा मैंडेट वापस लेके दिया जाए। तो ये खुला तजाद है, एक पाकिस्तान के साथ मजाक है। 250 मिलियन लोग जो हैं, पता नहीं क्या बात है, वो सोचने की सलाहियत नहीं रखते, देख नहीं रखते, देख मतलब नहीं रहे कि साढ़े आप 3 तरदीद साल में करते क्या हैं कि हुआ ये है। तासुर सारे गलत था? जादू और तार साहब, जिन्नात आप के साथ तरदीद करते कंट्री हैं, को इसका चलाया मतलब गया है। तार साहब आप तरदीद करते हैं वो साइफर वाली कहानी गलत थी, तरदीद करते हैं ये गलत और झूठ पे अपनी दी? बिल्कुल, डेफिनेटली मैं कहता हूं कि बिल्कुल एक मजाक था। और साइफर जो है वो डिप्लोमेसी के अंदर एक नॉर्म है, और डिमार्च करना भी एक नॉर्म है, कोई बड़ी बात नहीं है। जो चीज आपको पसंद नहीं आती आप डिमार्च कर देते हैं, जो आपको चीज। लेकिन साइफर एक पाकिस्तान के साथ मजाक किया गया था। खान साहब की खुद की ऑडियो वीडियो मौजूद है जिसमें उन्होंने खुद फरमाया था कि मैं इसके साथ खेलूंगा, और फिर उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ खेला है, 55 जलसे किए हैं। उन्होंने हर वो हथियार यूज किया है जिसने पाकिस्तान की जड़ें हिला के रख दी हैं। एंटी एस्टैब्लिशमेंट उन्होंने हथियार इस्तेमाल किया, एंटी अमेरिकन इस्तेमाल किया, मजहबी टच दिया। उन्होंने हर एक चीज वो की है जो मैकियावेली, जो कि पावर पॉलिटिक्स में करनी चाहिए थी, और मैं समझता हूं वो कामयाब है इस वक्त। अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब एक कामयाब तरीन लीडर हैं। उन्हें ये आर्ट आता है, उन्हें ये फन है, उनके पास ये फन है कि खबरों में किस तरह रहा जाता है। देखें, आज वो जेल के अंदर बैठ के डेली बेस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, डेली बेस पे एक्सरसाइज करते हैं, मर्जी के खाने खाते हैं, कभी बकरे खाते हैं, कभी मुर्गियां खाते हैं। मैं उनकी सिस्टर ने कहा था कि वो सुबह उठ के दही और फ्रूट के साथ ब्रेकफास्ट करते हैं। तो अडयाला जेल तो इस तरह ही है जिस तरह सरीना होटल है। तो मेरे ख्याल में अगर देखा जाए तो आज वो कामयाब तरीन इंसान है। आपकी स्टैब्लिशमेंट फेल है। इस वक्त आपकी नून लीग खत्म हो चुकी है, उनके पास डोर के अलावा और कोई उनको स्कैंडल ही नहीं मिला। देखे ना, मरियम नवाज ने अगले दिन क्या कहा है कि सूबा सराज से डोरें आ रही, धाती डोर आ रही है। तो उनके पास ना मीडिया को कंट्रोल करने का उन्हें अंदाजा है, ना उन्हें पता है कि अवाम के साथ इन टच किस तरह रहना है।
आज सारी फैमिली जो लेकिन है तार वो साहब, जहाजों में तार चढ़ साहब के वो आपकी सऊदी अरेबिया गुफ्तगू चली से, गई है। तार साहब माजिद चाहता हूँ, आपकी गुफ्तगू से एक तासुर तो मिलता है कि आप चाहे नून हो या पीटीआई, आप दोनों हुकूमतों से नाला नजर आते हैं, आप समझते हैं कि इन दोनों ने कारकर्दगी नहीं की। लेकिन ओवरसीज जो पाकिस्तानी है, पीटीआई कहती है कि ओवरसीज पाकिस्तानी पीटीआई के साथ जुड़ा हुआ है। तो क्योंकि आप भी एक तरह के ओवरसीज हैं, अमेरिका में मौजूद है, आपके साथ राब्ते में भी होंगे ओवरसीज, तो वाकई भी ये हकीकत है पीटीआई के साथ जुड़ा हुआ है ओवरसीज वोटर? मैं खुद जख्मी हूं पीटीआई से, मैं खुद जुड़ा हुआ था पीटीआई के साथ, मैं खुद तब्दीली के ख्वाब देखता रहा हूं। मैं रोजाना यहाँ गाने सुनता था, अताउल्ला नियाज़ी के बनेगा नया पाकिस्तान। मैं रोजाना यहाँ अपने ऑफिस में गाने लगा के मैं डांस करता था कि पीटीआई तब्दीली आ गई है। तो आपको कब पता चला कि आप मायूस हुए इस वक्त उससे? रैकेट मौजूद नहीं था, आज 3.5 साल का रैकेट मौजूद है। जी, आप कब मायूस मैं हुए कि मायूस नहीं, पीटीआई वो जख्मी हूं कारकर्दगी इस नहीं कर वक्त। सकी? आप मायूस मैं कब हुए? उस वक्त मायूस हुआ, उस्मान बुजदार साहब आए, फिर उसमें गोगियां आई, फिर काला जादू आया, फिर बकरे आए, फिर जिन्हों के साथ एटॉमिक पावर आपने चलाई। तो फिर जो मैंने देखा है कि ओवरसीज पाकिस्तानी, साहब मैं ये बताना चाहता हूं, ओवरसीज पाकिस्तानी को इनको इश्क क्यों है पीटीआई से, वो बताए। खान साहब यहां आते थे, नुसरत फतेह अली के साथ कवालियां कराते थे, शौकत खानम की फंडिंग यहां होती थी सारी। तो खान साहब ने ओवरसीज पाकिस्तानी को कवालियां सुना सुना के बड़ा मुरीद किया इन्होंने, बड़ा। और फिर जो इन्होंने ख्वाब दिखा, और फिर ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट है खुद, फिर दूसरा हैंडसम है। आप तो पाकिस्तानी लोगों को उनकी पॉलिसीज या मैंडेट के साथ नहीं है, उनकी खूबसूरती से इश्क है। कई बच्चों की माएं हैं जो इनके क्रिकेट की, और ये देखिए ना, ये लोग जितना पाकिस्तान में लोग क्रिकेट से इश्क है, उतना ही इमरान खान से। अब देखिए, शायद अफरीदी साहब ने आज बयान छोड़ दिया है कि मुझे नवाज शरीफ साहब ने 2 मिनिस्ट्रियां ऑफर की थी, तो शायद अफरीदी साहब के पास क्रिकेट के अलावा तीसरी चीज कौन सी है? कोई चीज नहीं उनके पास। तो दर हकीकत एक खेल के साथ जाना, कौम को बेवकूफ बनाना। और ये एक यहां पे अर्ज करना चाहूंगा, खान साहब अकेले नहीं है। मेरा ये क्वेश्चन है, 76 साल में आप मुझे ये बताएं ना, आप कहते हैं कि मैं नवाज नून लीग के साथ, आप मुझे ये बताएं, आसफा भुट्टो भी आ चुकी है आपके सूबे की। अब इस वक्त जरदारी साहब के उनके बहनोई वो भी एमपीए हैं, 2 बहनें भी एमपीए हैं। तो मुझे ये बताएं, ये आपकी हर पार्टी एस्टेब्लिशमेंट के पेट से पैदा होती है, फिर उन्हीं के गले पड़ जाती है। मुझे ये बताएं, आज मेरा एक क्वेश्चन करना चाहूंगा आपके प्रोग्राम के हवाले से, कि आप अगली सेंचुरी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ किस तरह मुकाबला करेंगे? आप तो अभी जिहाद में फंसे हैं। मुर्शद पाक कह रहे हैं ये सियासत नहीं जिहाद है। आप उनको जब आपसे कम्युनिकेट करना पड़ता है कौम के साथ, उर्दू में ट्वीट करते हैं, इंग्लिश में ट्वीट भी नहीं कर सकते। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ किस तरह अपने आप को बैलेंस करेंगे? सही, आप कहां जाएंगे? मुझे बताएं। आप अफगानिस्तान के साथ सही तार साहब, बड़ी अहम बात की। मैं चाहता हूं कि अभी थोड़े से हम उन मामलात पे चले जाते हैं, क्योंकि जो अमेरिका का इस वक्त जो किरदार है, खास तौर पे आपने अभी देखा भारतीय वजीर दिफा का बयान जो आया, उसके बाद वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का जो बयान आया, उस पे मैं चाहता हूं आपका राय थोड़ी सी ले लें। आप समझते हैं कि ये जो कशीदगी हो रही है, एक तरह का माहौल बना हुआ है, इसको कम करवाने के लिए, क्योंकि पहले ट्रंप साहब थे तो उन्होंने एक सालसी की पेशकश की थी, अब बाइडेन साहब हैं, वो भी कह रहे हैं, तो असल अमेरिका इस पे क्या किरदार अदा कर सकता है? अमेरिका इसके अंदर कोई किरदार अदा नहीं करेगा। उसकी वजह मैं बताता हूं क्या वजह है। आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ती है सिर्फ 2 वजूहात की वजह, वरना आप इररेलेवेंट, आप रेलिवेंट ही नहीं रहे। बल्कि अमेरिका को देखा जाए तो 22 रिपब्लिकन कांग्रेसमैन, उन्होंने जब फॉल ऑफ काबुल हुआ था तो उन्होंने कांग्रेस में बिल पेश किया था कि हमारी जो शिकस्त हुई है वहां पे अफगानिस्तान में, अब जो निकले हैं उसमें पाकिस्तान का रोल क्या था। एक तो आपको काले यहां से जो आ रही हैं, आपको जो लेटर जा रहे हैं, सिर्फ 2 वजूहात है। एक तो चाइना जब मसल फ्लेक्स करता है तो आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। जब ताइवान में जो चाइना करता है, आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। जब अफगानिस्तान से कोई थ्रेट आती है, आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि ये वही जो बाइडेन, बल्कि मेरा ख्याल में लेटर तो किसी चैट जीपीटी ने लिखा है, उन्होंने खुद क्या लिखना था, उनकी सलाहियत ही नहीं है। वो तो स्टेज पे चढ़ते हैं, 2 लोग उनको पकड़ के उतारते हैं। लेकिन टोनी बिल्कन ने फोन किया है डार साहब को। लेकिन इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ती है कि जब उनके इंडिया के साथ भी रिलेशनशिप ठीक नहीं होते, आजकल थोड़ी रिफ्ट है उनकी,
तो आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर अमेरिका इंटरफेयर क्यों करेगा? क्या उनको क्या जरूरत पड़ी है? नंबर 1, उनको जरूरत पड़ती है जब ईरान थोड़ा सा मसल फ्लेक्स करता है तो वो समझते हैं कि शायद हमें हवाई अड्डे चाहिए। जब थोड़ा सा अफगानिस्तान से कुछ खबरें अच्छी नहीं आती तो वो समझते हैं कि वहां से निकल चुके हैं, हमें पाकिस्तान की जरूरत पड़ेगी। पाकिस्तान और और इंडिया शायद आजकल सोचता आपको है कि सुपर पावर है ना, अमेरिका सुपर पावर मींस के वो पूरी दुनिया में अमन कायम करने का उसके ऊपर जिम्मेदारी है, इसीलिए उसके ऊपर ज्यादा वीटो पावर भी है ना अमेरिका। मैं उसमें बताना चाहूंगा, अमेरिका ऑलमोस्ट हैव लॉस्ट द टाइटल ऑफ बीइंग सुपर पावर। जब फॉल ऑफ काबुल हुआ था, अपने बच्चों की डेड बॉडीज ये उठा के रात के अंधेरे में वहां से भागे थे। उसके बाद अमेरिका इज नो लॉन्गर सुपर पावर। अब मैं बताना चाहूंगा, रेड सी होती इनसे कंट्रोल नहीं हो रहे, इनसे गाजा की जंग इनसे कंट्रोल नहीं हो रही। अच्छा, आज आप से कह रहे हैं तकरीबन अमेरिका 3 सुपर हफ्ते पावर पहले, नहीं है, स्टिल इस पोजीशन में आपका ये बयान है कि नहीं सुपर पावर नहीं है नहीं, इस अमेरिका? पोजीशन में नहीं, नहीं इस अच्छा पोजीशन में नहीं है। मैं यही बताना चाह रहा था आपके देखने वालों को। जी, यहाँ पे बर्नी सैंडर्स यहाँ के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट से सेनेटर हैं, तो हम सुपर वर्मार्ट से पावर किसको इंडिपेंडेंट, कहें, उन्होंने अगले चाइना दिन को या फ्लोर पे रूस को खड़े। कहें? फिर इसके मुतबादिल सुपर पावर किसी को तो कहना है ना, किसको कहें, कौन ये मामला मैं हल कर सकता है? मैं मैं बताता हूं, इस वक्त दुनिया के अंदर वैक्यूम ऑफ पावर है। इस वक्त 3 सुपर पावर जो बड़ी मेजर प्लेयर थे, रशिया, चाइना और अमेरिका। रशिया और चाइना का अलायंस बन चुका है। अमेरिका के हालात मैं बताना चाहता हूं आपको, तो मुझे 1 मिनट दीजिएगा। जी जरूर, जी जरूर। बर्नी सैंडर ने अगले दिन कांग्रेस के फ्लोर पे खड़े होकर अपनी लाचारी का बताया। उन्होंने कहा कि इजराइल की जंग को पैसा भी हम दे रहे हैं, असला भी हम दे रहे हैं, और इजराइल हमारी बात नहीं सुन रहा। इस बेचारगी के हालात हैं अमेरिका के, कि अगले दिन यहां पे इजराइल के उनके प्लानिंग मिनिस्टर आए हैं और वो इनको ऑलमोस्ट गालियां निकालकर यहां से गए। अगले दिन बीबी नेतन्याहू की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको मैं देखने वालों को बताऊंगा कि आज से 1 हफ्ता पहले, बल्कि हफ्ता पहले भी नहीं है, ये 3-4 दिन की बात है, बीबी नेतन्याहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि इजराइल इज इन अ पोजीशन टू डिफेंड देमसेल्फ। अमेरिका के बगैर भी हम डिफेंड कर सकते हैं अपने आप को, और अगर हमारे ऊपर किसी ने हमें पेन पहुंचाने की कोशिश की तो हम प्रीएम्प्टिव अटैक भी कर सके हैं। तो हालात इस वक्त ये हैं। आपको बताना चाहूंगा, हमारा अमेरिकनों से अपना बॉर्डर कंट्रोल नहीं हो रहे। 3 लाख इलीगल बंदा हर महीने एंटर होता है सदर्न बॉर्डर से। जो अपने आप को डिफेंड करने की सलाहियत ना रखते हो, वो आपके साथ क्या करेंगे? क्या मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूंगा, इस सुपर पावर जो अपने बॉर्डर कंट्रोल ना कर तो सके, वो ये किसी की अमेरिका हिफाजत की क्या करेगी? तार साहब, ये अमेरिका की नाकामी अब बाइडेन दौर में हुई है या ट्रंप दौर से ये नाकामी है? नहीं, बाइडेन साहब तो मैं आपको बताया कि बाइडेन यहां अमेरिका के प्रेसिडेंट सिर्फ दिखाने के हैं। हुकूमत चला रहे हैं ओबामा 12 साल से अमेरिका को चला रहे हैं। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि जो बाइडेन ओबामा को पुतिन और प्रेसिडेंट शी बड़े अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। वो अपने 8 साल में ही एक्सपोज हो चुके थे। आज हालात ये हैं कि सऊदी अरेबिया और ईरान ने जो बीजिंग में जाके सुलह की है, उससे सारा नजर आ रहा है कि इस वक्त पावर सेंटर कौन सा है। अब पहले ये सारी चीजें कैंप डेविड में होती थी, अब वहां नहीं हो रही हैं। इस वक्त इब्राहिम अकॉर्ड कराया था आखिरी दफा डोनाल्ड ट्रंप ने। उसके बाद इस वक्त जो एलाइज हैं, जापान और साउथ कोरिया, कांपते फिर रहे हैं इस वक्त कि ये खुद और मांग रहे हैं इनसे, हमें इजाजत दी जाए, हम अपना एटॉमिक प्रोग्राम खुद चला लें। ये हालात हैं इस वक्त। आपको पता है जब से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आई है, नॉर्थ कोरिया ने कितने मिसाइल के तजर्बात किए। एक आखिरी सपोर्टिंग आर्गूमेंट ये देना चाहूंगा, पिछले दिनों टोनी विल्किंसन जापान और साउथ कोरिया जब गए थे, तो नॉर्थ कोरिया ने 6 मिसाइलों का एक्सपेरिमेंट इनके होते हुए किया था। उन्होंने सलामी पेश की थी इनको। तो दर हकीकत ये इस वक्त कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि अमेरिका अपने आप को डिफेंड करने की सलाहियत नहीं रखता, अपने एलाइज को, और आपके अंदर वो क्या करेगा, वो करने की सलाहियत नहीं रखता। हाँ, आपको उन्होंने ये किया है, क्योंकि सिंस आपसे देखें, मैं एक वैलिड पॉइंट बताना चाहूंगा। यूक्रेन को असला आप दे रहे हैं अमेरिका के कहने पे, वो उसी वजह से आपको दोबारा वो 8 बिलियन का प्रोग्राम आईएमएफ का है, उसकी वजह से वो रिविजिट कर रहे हैं। वरना, और दूसरा अफसोस के साथ कहूंगा, पाकिस्तान की जियोग्राफिक लोकेशन इज देयर फॉरेन पॉलिसी। वरना आपकी पॉलिसी क्या है? फॉरेन पॉलिसी मैं बताना चाहूंगा, जो पैसे दे दे आप उसके साथ हैं। और ये अर्ज करना चाहूंगा कि जहां से पैसे आते हैं, टर्म्स
टर्म्स और कंडीशंस आता है। आपकी यू नो लॉन्गर हैव अ इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। आपका बजट आईएमएफ बनाता है तो आपकी फॉरेन पॉलिसी भी आईएमएफ ही बनाएगा और दूसरा नहीं। सीपैक पहले आपने बनाएगा हर या शहर के बनाता अंदर है तारा बैंक ऑफ चाइना की ब्रांचें खोली। जी नहीं, तारा साहब, आपके एक ख्याल आपकी में बात आईएमएफ मैं पॉलिसी बताता हूं। बनाएगा या बनाता है वो पॉलिसी हमारी? बना रहा है आपका, अभी भी आपकी पॉलिसी वही बना रहा है, क्योंकि आईएमएफ से आप आईएमएफ के प्रोग्राम में शामिल हैं। जो इंस्टीट्यूशन आपका बजट बनाएगा वही आपकी फॉरेन पॉलिसी बनाएगा। अच्छा, आप फॉरेन किस तरह कह पॉलिसी या सकते हैं हमारी कि मुआशियत से रिलेटेड पॉलिसी वो बनाता है आईएमएफ? बिल्कुल आईएमएफ में अमेरिकन इन्फ्लुएंस होगा ना। जिनसे पैसा लेंगे उनके खिलाफ आप किस तरह बोल सकते हैं? से अच्छा तार आप साहब बोल सकते हैं उनके खिलाफ? जी तार साहब, आखिर में मैं कुछ एक दो सवाल बस करना चाहूंगा, क्योंकि आप इंडिया के विजिट पे भी गए थे तो यकीनन तौर पे ऑफिशियल से मुलाकातें भी हुई होंगी। पाकिस्तान के बारे में उनका क्या ख्याल है, और इस मुलाकात में आपने कोई ऐसा तासुर देखा कि मकबूजा कश्मीर के इश्यूज समेत तमाम तस्वीयातल मामलात और तिजारत बढ़ाने पर कोई बातचीत या ऐसा कोई माहौल देखा कि भारत या इलेक्शन भारत में है वो सिर्फ कोई इलेक्शन पॉइंट गेन करने के चक्रों में सिर्फ इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहा है भारत? मैं भारत में गया, मेरी मुलाकातें थी, मैं एक डेलीगेशन के साथ गया था और ये मेरा चौथा विजिट था भारत का। और मैं एक वाहिद पाकिस्तानी हूं मेरे ख्याल में जो इस पे मुसलसल काम कर रहा है कि पाकिस्तान और भारत का ट्रेड शुरू कराया जाए। और दूसरा एक मेरे पास जो मेरी एक अचीवमेंट होगी ये कि मैं मई जून में दोबारा जा रहा हूं। मुझे इनविटेशन वहां से आ चुकी है टू डिलीवर अ लेक्चर एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ऑन जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स के ऊपर। अर्ज ये करना चाहूंगा कि मैं जो केस वहां उनको भी बता रहा हूं, पाकिस्तान में भी बता रहा हूं कि अगर इजराइल और यूएई ट्रेड कर सकते हैं, अगर चाइना और भारत ट्रेड कर सकते हैं, अगर अमेरिका और चाइना ट्रेड कर सकते हैं, तो पाकिस्तान को ट्रेड करने में क्या प्रॉब्लम है? इस वक्त भारतीय पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर का मसला हल चाहता है ना तार साहब? पाकिस्तान आ रहा है। जी तार साहब, पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर का मसला हल करवाना चाहता है ना, कहता है वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक पहले हल करें फिर बात करेंगे। उस पे देखें, अगर मेरे ख्याल में जो मैं जिस पे काम कर रहा हूं कि आपके मुद्दे और आपकी चीजें एक साइड पे रख के ट्रेड शुरू किया जाए। जब ट्रेड शुरू होगा आपकी महंगाई, इन्फ्लेशन कम होगी। आपका जो 1 करोड़ बंदा बिल्कुल इस वक्त गुर्बत की शरह से नीचे जाने वाला है अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक, उनकी मदद की जाए। जब आपके इकोनॉमी ठीक होगी आपके मसाइल भी हल होंगे उसके साथ। देखें, इस वक्त आप कहते हैं कि आप 370 पे खड़े हैं, वो मुंबई पे खड़े हैं। राजनाथ साहब ने कहा है कि हम घुस के मारेंगे। अगर इन चीजों को देखा जाए तो इसमें से कुछ भी नहीं निकलेगा। डिप्लोमेसी किसको कहा जाता है? डिप्लोमेसी कहा जाता है जिस तरीके से आपको मैंने बताया कि भारत चाइना एक दूसरे के आमने सामने हालते जंग में खड़े हैं लेकिन ट्रेड जारी है। अगर इस वक्त अमेरिका और चाइना ऑलमोस्ट कोल्ड वॉर में जा चुके हैं लेकिन ट्रेड जारी है। मेरा पॉइंट ये था। लेकिन अगर आप ये चाहेंगे कि एक स्टेप आगे जाके 2 स्टेप पीछे जाया जाए, जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब ने आकर न्यू दिल्ली के अंदर अपना कमर्शियल अटाशे भेजा था लेकिन $1 की भी ट्रेड नहीं हुई, मैं उस चीज से आगे जाना चाहता हूं, उस चीज से आगे लेके जाना चाहता हूं। और उसमें मैं समझता हूं भारत के अंदर भी एक ऐसा ग्रुप मौजूद है, लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड शुरू किया जा सकता है। मसाइल अपनी जगह पर लेकिन ट्रेड अपनी जगह से तार साहब, आखिर में ये बताइएगा कि ये जो ट्रेड शुरू करने की ख्वाहिश है, ये बतौर पाकिस्तानी आपकी जाती ख्वाहिश है या अमेरिकन इंतजामिया इसमें इन्वॉल्व है? नहीं, देखें, अमेरिकन इंतजामिया भी चाहती है कि पाकिस्तान भारत रिलेशनशिप ठीक हो, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसमें मेरी अपनी जाती ख्वाहिश सिर्फ इसलिए है कि मैं अपने आप को एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी समझता हूं। मैं जब भी पाकिस्तान का नाम लेता हूं तो साथ एक लफ्ज मादरे मिल्लत जरूर कहता हूं। पाकिस्तान मेरी मादरे मिल्लत है, मेरा माई मदरलैंड है, अमेरिका इज माई होमलैंड। मैं दोनों को सर्व करना चाहता हूं, लेकिन अल्टीमेटली जहां जिस जगह से जिसकी जबान बोलता हूं, जिसके मैं कपड़े पहनता हूं, जहां की मैं मिट्टी हूं, मुझे उससे मोहब्बत है। और मेरा सबसे बड़ा अलमिया और मेरा दुख यही है कि मेरे मादरे मिल्लत को 76 साल में किसी पाकिस्तानी लीडर ने या किसी पाकिस्तानी ने जस्टिफाई नहीं किया। मेरा दुख सबसे बड़ा यही है। और मैं चाहता हूं कि मैं पाकिस्तान को सर्व करूं। मैंने जिस तरह आपको कहा है कि जंगों से कुछ भी नहीं निकलता, सारी चीजें डिप्लोमेसी, सारी चीजें डायलॉग के साथ होती हैं। दैट्स व्हाट आई एग्री ऑन इट। हमने पिछले 76 साल मेरा ख्याल हमने जाया किए हैं हम लोगों ने।
हमने वहां से मुहाजिरीन को बुलाया, यहां से उधर किया, उधर से इधर किया, लेकिन हमने पाकिस्तान को जस्टिफाई नहीं किया। सही, बहुत बहुत शुक्रिया साजिद तार साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमारे प्रोग्राम डिस्कशन विद सॉल्यूशन में और तफसीली तौर पे अपने ख्यालात का इज़हार किया। नाजरीन, साजिद तार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनकी आखिरी बात बड़ी खूबसूरत बात कि जंग के जरिए मामलात का हल मुमकिन नहीं, बातचीत के जरिए ही तमाम इशूज का हल निकाला जा सकता है। इसके साथ अपने मेज़बान मुदस्सिर को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज। Helping Hand USA is a community that is guided by gratitude. A community that sees blessings beyond just tables. It's Muslims for humanity. Let's make this Ramadan a testament to the gratitude we all share. Join us to provide orphan support, healthcare, education and training, shelter, and much more. Give your zakat today at hhrd.org/Ramadan.